Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss a very important topic, that is anemia in pregnancy. So we will discuss each and every point regarding anemia in pregnancy, the definition, the causes, the management and the complication that can lead to mother and also fetus. Okay, so before starting this topic, first we should know about some changes that occur during pregnancy, and that is normal, that is physiological. Okay, so that is, you know very well that ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, दैट इज प्लाज्मा वॉल्यूम, राइट. सो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज बाय 50 to 60%, right? Or okay, and so plasma volume is increasing, so rbc mass is also increasing, but जो rbc जो mass increase होता है, that is around 20 to 30%. मतलब कि क्या है कि relatively प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 50 to 60%, बट आरबीसी का जो मास है दैट इज ओनली 20 to 30% इंक्रीज हो रहा है. सो रिलेटिवली क्या हो रहा है, दैट इज हीमोडाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हीमोडाइल्यूशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया. इट मीन्स जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होगा, 11 और मोर देन 11 होगा. सो दैट इज द नॉर्मल, दैट इज द फिजियोलॉजिकल. अगर 11 से कम होगा देन इट इज कॉल्ड अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो. सो व्हाट इज दैट, दैट इज फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी मीन्स hemoglobin should be 11 or more than 11. If it is less than 11 then it is called anemia, right? Okay, and this hemoglobin should be normocytic and normochromic होगा, very important. ठीक है. सो हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज हीमोडाइल्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें अनीमिया मुक्त भारत अभियान है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रेग्नेंट मदर है सबको हम क्या देते हैं, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर हीमोग्लोबिन लेवल, हमें उनको प्रोफाइलेक्टिकली तो देना ही देना है. अगर अनीमिया होता है देन ट्रीटमेंट तो अलग है, बट प्रोफाइलेक्टिकली ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को हम क्या देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स देते हैं. सो यहाँ से बहुत बार लाइक मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो कि अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत अभियान प्रोफाइलेक्टिकली कितना फॉलिक एसिड, कितना आयरन मदर को देते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं, कितने टाइम तक देते हैं. सो दिस ऑल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत आयरन प्लस फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं, दैट इज द रेड टैबलेट के फॉर्म में आता है. उसमें आयरन प्लस फॉलिक एसिड होता है, आयरन 60 mg होते हैं एंड फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम होता है. कब से स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द फोर्थ मंथ और 14th वीक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ हम क्या देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं. यू नो वेरी वेल, फॉलिक एसिड देते हैं टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. एंड उसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट. इट मीन्स हमें 180 डेज ड्यूरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना है एंड 180 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी. सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी हमें 180 डेज और देना है. तो 180 डेज ड्यूरिंग एंड 180 डेज आफ्टर. तो ये दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ आयरन फोलिक एसिड अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत. ओके, प्लस उसके साथ साथ हमें क्या देना होता है, उसके साथ साथ हमें डिवॉर्मिंग करना होता है. डिवॉर्मिंग में हम क्या देते हैं, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में 400 mg एल्बेंडाजोल देते हैं टू एवरी प्रेग्नेंट वुमेन. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत. वन मोर थिंग यू शुड नो, दैट इज द आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज जो मोस्ट कॉमन अनीमिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रॉक्स 1000 mg आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1000 mg. दैट इज अगेन द क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना. सो वो जो 1000 mg है ना, उसमें 500 mg तो मदर के आरबीसी को चाहिए, है ना, प्रोडक्शन के लिए, प्लस 300 mg फीटस को चाहिए, ठीक है ना. एंड फीटस को कैसे जाता है, जो
फीटस पूरा का पूरा जो आयरन है वो कहाँ से लेता है, मदर से लेता है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्लस जो 250 mg अप्रॉक्स बचा 250-300 mg वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू लाइक यूरिन, थ्रू स्वेटिंग एंड ऑल से, ठीक है ना। सो दैट इज द 1000 mg ऑफ आयरन इज required during pregnancy. So because of that, taking iron supplement is something very very important during pregnancy. अब आते हैं हम important part, that is the anemia. So before starting की anemia, we should know कि definition क्या होता है, what is the definition, because already in pregnant women there is physiological anemia, that is 11 or more than 11 होगा. So if the hemoglobin is less than 11, then it is called anemia, right? So according to WHO definition you have to know, according to our CDC guidelines and according to ICMR, ये तीनों guidelines के according आपको anemia का definition पता होना चाहिए, बिकॉज ये तीनों से एमसीक्यू आ जाता है एंड यू शुड नो कि कहाँ से आ जाएगा. सो यू शुड नो दिस ऑल थ्री डेफिनेशन वेरी हार्डली. ओके, सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू WHO अनीमिया का डेफिनेशन क्या है, दैट इज लेस देन 11 ग्राम पर DL. सो माइल्ड होता है 10 to 10.9 अगर होगा तो माइल्ड अनीमिया. एंड इफ द हीमोग्लोबिन इज 7 to 9.9 ग्राम पर DL then it is known as moderate anemia. And if the hemoglobin is less than 7 gram per DL then it is called severe anemia. According to ICMR, but very severe anemia कब बोलेंगे, when the hemoglobin is less than 4 gram per DL. Okay. बट अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइंस उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में. सो उन्होंने बोला कि इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 11 ग्राम पर DL देन इट इज कॉल्ड अनीमिया. इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेस देन 10.5 होगा तो इसको हम अनीमिया बोलेंगे, ठीक है. एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इफ इट इज लेस देन 11 अगेन, सो 11 बीच में 10.5. सो दिस ऑल डेफिनेशन यू शुड नो एंड वेरी सिंपल है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. कमिंग टू द कॉजेज ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि मोस्ट कॉमन जो अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है दैट इज द फिजियोलॉजिकल अनीमिया, है ना. सो बिकॉज ऑफ द हीमोडाइल्यूशन मोस्ट कॉमन अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द फिजियोलॉजिकल अनीमिया. बट अगर लेस देन 11 है देन इट इज समथिंग की पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है. अगर एग्जाम में आपका आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल अनीमिया इन द प्रेगनेंसी, देन द आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. क्यों हमने देखा, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी नीड 1000 mg ऑफ आयरन. सो इतना अगर आयरन नहीं सप्लीमेंट लेंगे तो ऑफकोर्स आयरन की कमी होगी तो अनीमिया हो सकता है. सो द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. एंड यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो हमेशा कितना होगा, लेस देन 11 होगा. इन फिजियोलॉजिकल अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है 11 और मोर देन 11 हो सकता है. बट इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 11 एंड इट इज कॉल्ड अनीमिया, ठीक है. सो इट में भी अक्वायर्ड हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है. अक्वायर्ड में मोस्ट कॉमनली हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन कॉज. उसके अलावा लाइक बिकॉज ऑफ हिमोलिसिस की वजह से, एप्लास्टिक वजह एंड क्रोनिक डिजीज की वजह से, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया ना, सो बिकॉज ऑफ दैट अनीमिया हो सकता है. इनहेरिटेड में लाइक थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, या फिर अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज की वजह से इनहेरिटेड अनीमिया हो सकता है, ठीक है. That is very simple. Sign is also very simple. जो नॉर्मल साइन प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ अनीमिया की वजह से, बिकॉज ऑफ लेस हीमोग्लोबिन की वजह से, लेस हीमोग्लोबिन लेस ऑक्सीजन जाएगा. सो वही सारे सिम्टम्स साइन प्रेजेंट होगा मदर में भी. तो लाइक वीकनेस हो गया, टायर्डनेस, लिथार्जी, डिस्पनिया, पैल्पिटेशंस, ऑर्थोपनिया, एडीमा, है ना, वॉर्म इन द स्टूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग, है ना, ब्लीडिंग प्लस पैलर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पैलर हमें कहाँ कहाँ चेक करना है. तो आईज में हम देखेंगे, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इज बेस्ट, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल म्यूकोजा में देखना है, ठीक है ना. स्किन नहीं देखना है बिकॉज किसी का स्किन पे आप पैलर नहीं देख सकते हो, राइट, ठीक है. सो आपको आईज में देखना है, ओरल म्यूकोजा में देखना है, पाल्मर क्रीज और नेल बेड हो गया, एंड लास्ट इज वजाइनल म्यूकोजा. सो ये सारा हमारा साइट है फॉर चेकिंग द पैलर, ठीक है. उसके अलावा लाइक स्पून नेल्स भी होते हैं, सो दैट इज नोन एज क्वाइलोनिकिया. सो दैट इज वेरी सिंपल, जो इतना याद करने की जरूरत नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इफेक्ट ऑफ अनीमिया ऑन द मदर एंड ऑन द फीटस. दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज ऑफ अनीमिया क्या क्या इफेक्ट मदर को हो सकता है एंड क्या इफेक्ट
बेबी को हो सकता है, फीटस को हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनीमिया, अनीमिया मतलब बोले तो हीमोग्लोबिन कम, राइट। सो अनीमिया बोले तो सिंपल बोले तो हीमोग्लोबिन कम। एंड एज यू नो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके हमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचाता है। सो लेस हीमोग्लोबिन मतलब कि लेस ऑक्सीजन हमें हमारे डिफरेंट साइड्स ऑफ टिश्यूज को मिलेगा, ठीक है ना। सो लेस हीमोग्लोबिन लेस ऑक्सीजन मिलेगा, सो एक क्या होगा, मैटरनल स्ट्रेस होगा, मदर के अंदर एक स्ट्रेस हुआ, प्लस प्लेसेंटा भी स्ट्रेस में आएगा, प्लेसेंटा को भी हाइपोक्सिया होगा क्योंकि प्लेसेंटा को भी कम ब्लड मिल रहा है, कम ऑक्सीजन मिल रहा है। सो मैटरनल स्ट्रेस होगा, प्लेसेंटल हाइपोक्सिया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये सब इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ सो दैट आपको चीजों को मेमोराइज करने में ईजी हो, ठीक है ना। सो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, एंड ये क्या करेगा, इट इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, है ना, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हुआ है, बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इनिशिएट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ दैट क्या हो सकता है, प्री टर्म लेबर और प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एंड ऑफ कोर्स एनीमिया है, सो इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, एंड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा और एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, बिकॉज प्लेसेंटा भी हाइपोक्सिया में जाएगा, ठीक है। सो दैट दीज आर द प्रॉब्लम दैट अकर ड्यूरिंग एंटीनेटल। इंट्रानेटल क्या हो सकता है, सो इंट्रानेटल में फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर क्या चाहिए हमें, ऑफकोर्स प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर एटीपी चाहिए, है ना, एटीपी प्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, सो दैट यूट्रस जो है वो प्रॉपरली अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे। अब यहाँ पे लेस ऑक्सीजन जा रहा है, एटीपी भी इतना सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट जो यूट्रस है ना, वो जितना उसे अच्छे से, जितना फ्रिक्वेंसी, जितना इंटेंसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ है, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, यूट्रस क्या है वो टायर्ड हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो इट कैन लीड टू यूटेराइन इनर्सिया, एंड ऑफ कोर्स मदर क्या होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, सो मैटरनल एग्जॉस्ट, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स यूटेराइन इनर्सिया होगा, सो दैट कैन लीड टू यूटेराइन एटोनी, है ना, एंड यूटेराइन एटोनी की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन लीड टू postpartum depression also. So postnatal में you have to remember this PP, that is postpartum hemorrhage and postpartum depression. फीटस को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफ कोर्स प्री टर्म लेबर है, बेबी टाइम से पहले डिलीवर हो रहा है तो प्री मैच्योरिटी होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, ठीक है ना, लो बर्थ वेट होगा, एंड इवन अगर बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिला, सो ऑफ कोर्स इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। सो दैट ऑल द प्रॉब्लम दैट कैन अकर टू द फीटस, एंड मदर को क्या क्या होगा, प्रीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल, वेरी सिंपल, आपको याद हो गया, ठीक है। Coming to the most important part of this lecture, that is the treatment of anemia during pregnancy. That is something the most important part I can say. Okay, so like others disease for anemia also treatment में क्या होगा, that is हम या तो हम ओरली मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर पेरेंट्रल, या फिर डायरेक्टली हम ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करेंगे, बिकॉज बेसिकली ब्लड की ही कमी है, हीमोग्लोबिन की ही कमी है, तो डायरेक्टली हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे। बट कब करना है, कब हमें ओरल देना है, कब पेरेंट्रल देना है, कब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, सो दैट इज अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ओरल में क्या देना होता है एंड पेरेंट्रल में क्या देना होता है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो ऑफकोर्स ब्लड ही देंगे, ठीक है। देन हम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कब हमें क्या देना है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ओरल की बात करें, सो ओरल में हम क्या देते हैं, ओरल में हम क्या देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं, जो हम प्रोफाइलेक्टिकली अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अकॉर्डिंग जो हम दे रहे थे, दैट इज आयरन फॉलिक एसिड 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम सेम देंगे। बट अब यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट पर्पस पे देना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, तो वो तो हमारा प्रोफाइलेक्टिक डोज था 1 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड का, बट यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के पर्पस से देंगे, थेराप्यूटिक पर्पस से देंगे, तो जो डोज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज 2 टैबलेट पर डे देना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या देना है, ओरल में आयरन फॉलिक एसिड देंगे, दैट इज 2 टैबलेट पर डे देंगे। कब तक देना है, टिल हीमोग्लोबिन बिकम 11 ग्राम। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन 11 ग्राम हो जाएगा, देन वापस से हम मदर को कौन से डोज पे रख देंगे, दैट इज द मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या है, दैट इज 1 टैब आयरन फॉलिक एसिड, है ना। सो 2 टैब आयरन फॉलिक एसिड दिया, हीमोग्लोबिन 11 हो गया, अगेन सेम मेंटेनेंस डोज पे
मदर का वो जो आयरन फॉलिक एसिड चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। सो हमने स्टार्ट किया 2 टैबलेट पर डे एंड हम हीमोग्लोबिन कब चेक करेंगे, सो हम आफ्टर 1 मंथ हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे एंड अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 1 ग्राम इंक्रीज हुआ है, लेस देन 1 ग्राम पर डीएल इंक्रीज हुआ है आफ्टर 1 मंथ, इट मीन्स कि जो मदर आयरन फॉलिक एसिड ले रही है वो इफेक्टिव नहीं है। तो मोस्ट कॉमन इसका रीजन क्या होता है, मोस्ट कॉमन रीजन होता है पुअर कॉम्प्लायंस। मदर टैबलेट लेती ही नहीं थी, प्रॉपरली नहीं लेती थी, या फिर 2 आवर्स बिफोर लेना है। जब हमें थोड़ा मदर को एजुकेट करना है कि जब आप आयरन की टैबलेट लेते हो तो उसको आपको क्या बोलते हैं लेमन के साथ लेना है। सो एक प्रॉपर मदर नहीं ले रही है, ले ही नहीं रही है ना। बट आप पूछोगे तो मदर बोलेगी नहीं मैं लेती हूँ। तो आपको कैसे पता करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई बाई, आपको मदर से पूछना है कि आपका स्टूल का कलर क्या है। अगर मदर बोलती है कि मेरे स्टूल का कलर नॉर्मल है, इट मीन्स कि वो झूठ बोल रही है, ठीक है। बट अगर वो बोलती है कि स्टूल का कलर जो है वो डार्क ब्राउन है, इट मीन्स शी इज टेलिंग लाई, है ना, मतलब कि टेलिंग लाई, ठीक है ना। सो आपको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर पुअर कॉम्प्लायंस है, मदर टॉलरेट नहीं कर रही है ना, सो पुअर कॉम्प्लायंस हो गया, या फिर मदर टॉलरेट नहीं कर रही, उसको वॉमिटिंग आता है, उसको अच्छा नहीं लगता, देन अगेन हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, डेट इज पेरेंटरल हो जाएगा, ठीक है ना। सो डेट इज ऑल अबाउट द ओरल टैबलेट, कितना देना है, कब तक देना है एंड हमें कब चेक करना है। अगर 1 ग्राम पर डीएल से कम होगा तो दैट मीन्स पुअर कॉम्प्लायंस है। देन हमारा जो नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, दैट इज पेरेंटरल। सो पेरेंटरल में हमारे पास बेसिकली 3 ड्रग्स है, दैट इज आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज एंड आयरन डेक्स्ट्रान, ठीक है ना। सो आयरन डेक्स्ट्रान बेसिकली पहले यूज करते थे, अब ये इतना यूज नहीं करते हैं, बिकॉज द रीजन इज दैट कि इसको हम कैसे देते थे, इसको हम इंट्रामस्कुलर देते थे एंड हम कौन सी टेक्निक यूज करते थे दैट इज जेट ट्रैक। सो जेट ट्रैक टेक्निक यूज करते थे, थोड़ा इरिटेटिव भी होता था। सो बिकॉज ऑफ दैट आयरन डेक्स्ट्रान जो है वो आउट ऑफ हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली नाउ डेज हम दो पेरेंटरल इन्फ्यूजन यूज करते हैं, दैट इज आर आयरन सुक्रोज एंड फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज। सो मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, सो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं आयरन सुक्रोज, ठीक है। बट बेस्ट कौन सा है, बेस्ट इज फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज, दैट इज आल्सो नोन एज एफसीएम। बट एफसीएम का प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम सेम है कि बेस्ट तो है बट एक्सपेंसिव है, बिकॉज द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। सो बिकॉज ऑफ दैट सारे लोग इतना लाइक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट कॉमनली हम आयरन सुक्रोज यूज करते हैं, बट द बेस्ट इज ऑलवेज फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज, ठीक है। सो जब हम पेरेंट्रल इन्फ्यूजन देते हैं, पेरेंट्रल आयरन सुक्रोज या फिर फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज देते हैं, सो बिफोर दैट वी हैव टू नो कि कितना रिक्वायरमेंट है। सो वो रिक्वायरमेंट ना हम जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैलकुलेटेड बाय द गैज़ोनी फार्मूला। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस फार्मूला एंड कैसे इन्फ्यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो इन द नॉर्सेट बेसिकली दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लिनिकल, है ना। सो वो क्लिनिकली वो चीज़ों को पूछते हैं। सो यू शुड नो कि हमें ये कैसे इन्फ्यूज करना है, कब हमें स्टॉप करना है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डोज ऑफ दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग गैज़ोनी फार्मूला। क्या है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, 2.4 को मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, वेट शुड बी इन केजी एंड जो वेट होगा वो कौन सा होगा, प्री प्रेग्नेंट वेट होगा। सो 2.4 इन वेट इन केजी एंड दैट वेट शुड बी प्री प्रेग्नेंट इन 2 प्लस दिस इज द ऐसे है, हाँ दिस इज यस, प्लस हीमोग्लोबिन डेफिसिट। हीमोग्लोबिन डेफिसिट का मतलब है कि 11 तो हमारा टारगेट है ना। सो टारगेट इज 11 में से पेशेंट्स का जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, सो लेट्स सपोज पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है वो 9 ग्राम पर डीएल है। सो 11 माइनस 9 दैट इज द 2। सो हीमोग्लोबिन डेफिसिट कितना है, 2 आया। सो 2.4 इंटू वेट इन केजी प्लस हीमोग्लोबिन डेफिसिट, उसमें हम 500 mg प्लस कर देंगे। सो दैट इज द गैज़ोनी फार्मूला, बाय दैट हमें आयरन की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अब हमें कितना देना है, कैसे देना है, सो जो आयरन सुक्रोज का जो वाइल्स होता है ना, उसमें एक वाइल्स में 5 ml होता है। सो वाइल में 5 ml होता है एंड 5 ml में 100 mg होता है। सो हम 2 वाइल्स लेंगे, मतलब कि 200 mg लेंगे, उसको हम 100 ml NS, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सलाइन में हम इन्फ्यूज करेंगे, डाइल्यूट करेंगे एंड उसको स्टार्टिंग में हमें कैसे देना है, स्टार्टिंग हमें बहुत स्लो से स्टार्ट करना है, दैट इज 15 to 20 ड्रॉप पर मिनट से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर पेशेंट को कोई
रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, देन हमें धीरे धीरे उसका जो डोज है, जो ड्रॉप फैक्टर है, ड्रॉप है, वो इंक्रीज करेंगे, काइंड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह, ठीक है, ओके। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ डे मैक्सिमम हम 200 mg दे सकते हैं, एंड इन अ वीक मैक्सिमम हम 600 mg दे सकते हैं। सो वट एवर द रिक्वायरमेंट, लेट्स सपोज अगर 700 mg की रिक्वायरमेंट आई है, तो हम 700 mg पूरा का पूरा वन डे में नहीं देंगे, वन डे में मैक्सिमम हम 200 दे सकते हैं, एंड इन अ वीक मैक्सिमम हम 600 mg दे सकते हैं, ठीक है। एंड सो 600 mg है, इट मीन्स कि ऑल्टरनेट डे पर हम मदर को दे सकते हैं, ठीक है ना, ओके। बट अगर जो मदर जो ओरल टैबलेट ले रही है, उसका क्या करना है, सो वी हैव टू स्टॉप द ओरल टैबलेट, oral iron one day before transfusion of this iron sucrose, and for at least 4 weeks after parenteral injection. So this is very important. And side effect of iron sucrose क्या क्या होते हैं, that is like headache, dizziness, nausea, constipation normal होता है, ठीक है। This is very very important, the contraindication of the parenteral infusion of iron. So parenteral आयरन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पेरेंट्रल नहीं देते हैं, पेरेंट्रल इन्फ्यूजन मदर को नहीं देते हैं, बिकॉज द रीजन इज कि क्या होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज यू नो बेसिकली दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस फेस है ना। सो बेबी का, फिटस का सारा ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है। सो इस फेस में बेसिकली हम आयरन सुक्रोज मदर को नहीं देते हैं, दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एंड हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, एंड थैलेसीमिया मेजर में पेरेंट्रल आयरन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ओके। कमिंग टू द मैनेजमेंट, कि हमने पढ़ लिया कि ओरल में ये देते हैं, पेरेंट्रल में ये देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऑफ कोर्स हम ब्लड देंगे, बट हाउ वी आर गिविंग, माइल्ड में कैसे देना है, मॉडरेट में क्या देना है, सीवियर में क्या देना है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आपको बहुत सिंपली याद करना है, क्या याद करना है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मैनेजमेंट इज माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया अगर होगा, मदर आई है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है, दैट इज 10.9 to 7 ग्राम पर डीएल के बीच में अगर हीमोग्लोबिन है, देन व्हाट वी आर चेकिंग, वी विल चेक द जेस्टेशनल एज ऑफ द मदर। अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक है, सो लेस देन 34 वीक है, माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है, तो हम क्या देंगे, ओरल टैबलेट देंगे। सो ओरल 2 टैबलेट पर डे देंगे, कब तक देंगे, टिल द हीमोग्लोबिन बिकम 11, ठीक है। एंड वी हैव टू चेक द हीमोग्लोबिन आफ्टर 1 मंथ, एंड अगर हमने 1 मंथ के बाद चेक किया एंड देखा कि द हीमोग्लोबिन इंक्रीज इज लेस देन 1 ग्राम पर डे, इट मीन्स देयर इज पुअर कॉम्प्लायंस, मदर या तो ले नहीं रही है या फिर ले रही है तो उसको वॉमिटिंग हो रहा है, इट मीन्स द पुअर कॉम्प्लायंस, नॉन कॉम्प्लायंस। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव पेरेंट्रल आयरन, सिंपल, ओके। देन द सेकेंड केस इज कि अगर मोर देन 34 वीक हो गया है, देन मोर देन 34 वीक हो गया, देन यू कांट गिव ओरल टैबलेट, आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव पेरेंट्रल आयरन, वेरी सिंपल। तो ये बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको याद हो गया। माइल्ड टू मॉडरेट, जेस्टेशनल एज लेस देन 34, मोर देन 34, लेस देन 34, 2 टैब आयरन देना है। आयरन फॉलिक एसिड का लेस देन 34, मोर देन 34 वीक पे आई है तो हमें सीधा पेरेंट्रल इन्फ्यूजन करना है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सीवियर अनीमिया, सो सीवियर अनीमिया अगेन 2 क्लासिफिकेशन है, इधर इट इज लेस देन 5 ग्राम पर डीएल, अगर लेस देन 5 ग्राम पर डीएल है तो देन वी हैव टू डायरेक्टली क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। बट अगर 5 to 6.9 के बीच में है, देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द जेस्टेशनल एज, इफ इट इज 34 वीक और मोर देन 34 वीक, देन ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, एंड अगर लेस देन 34 वीक है तो हम क्या देंगे, पेरेंट्रल आयरन देंगे। So that is the management of mild, moderate and severe anemia based on gestational age. But हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि in first trimester parenteral iron is contraindicated. तो first trimester में अगर मदर अनीमिया के साथ आती है, लेस हीमोग्लोबिन के साथ आती है, तो कैसे मैनेजमेंट करना है, सो दैट इज इफ प्रेग्नेंट मदर हैज अनीमिया इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन इट डिपेंड्स ऑन कि कितना हीमोग्लोबिन है। अगर लेस देन 5 ग्राम है, प्लस मदर को साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले साइन है, मदर अनस्टेबल है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, देन वी हैव टू डायरेक्टली गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वी कांट वेट कि हम उनको पेरेंट्रल आयरन देंगे एंड वेट करेंगे, नो, वी हैव टू डायरेक्टली एडमिनिस्टर ब्लड, ठीक है। सो दैट इज द लेस देन 5। बट अगर 5 और मोर देन 5 ग्राम है
and there is no any sign of congestive heart failure, mother is stable, hemodynamically mother is stable, fetus is stable, then हमें क्या देना है, मदर को ओरल आयरन देना, that is 2 टैब पर डे. हम पेरेंटल नहीं दे सकते तो हम क्या देंगे, ओरल आयरन देंगे. So that is the management in first trimester and that is the mild, moderate and severe anemia में कैसे मैनेज करना है. So I hope this topic is cleared for you people, and I must say कि this treatment is something very very important. The second thing, the effects of anemia on mother and the fetus, second very very important, and the third is the WH anemia definition. So ये 3 जो slides है, pages है, that is something very very important and very simple. Like I have cleared this topic in very simple way में, आपको इतना कुछ confusion भी नहीं create हुआ है. And बस yes, last I want to say yes, please practice MCQ, because until and unless you are not using this knowledge, there is no use. These all are useless. So knowledge को कैसे use करना है, that is by solving MCQ. So please application of knowledge को ज़रूर learn करो. So solving MCQ as much as possible, very very important in the last day, because very less time has now for NORCET. So please practice. Your main focus should be in these days is on revision, MCQ practice, and whatever mistake you are finding, correct that. आपको ज़्यादा अब उस पर फोकस नहीं होना चाहिए कि अब मुझे और टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक पढ़ना, और टॉपिक पढ़ना. नो, your main focus should be on revision and MCQ practice, and whatever mistake you are finding, just solve that. Okay, so I think my point is clear for you people. So thank you so much. लगे रहो, जमे रहो and stay healthy, क्योंकि healthy रहना is something very important. Because and yes also बाहर का खाना जितना हो सके avoid करना, because अगर आप एक दिन के लिए बीमार पड़ते हो ना, so like your many more syllabus get reduce, है ना. कितना सारा syllabus आपको जो cover करना था वो reduce हो जाएगा. So एक दिन का भी आप